एक सेंट्रल एग्ज़ाम, नेशनल एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। जी। तो मैंने ये सब ट्विटर पे लिखा था और फिर ट्विटर में पोस्ट वायरल। आज हमारे साथ एक स्पेशल अचीवर मौजूद, काव्या मैम जी। आरवी जी, मैम जो है वो हमारे साथ में आज यूके से जुड़ रही हैं। वर्ड से बहुत दिल से स्वागत करते हैं 91.2 एनएमएच हेलो दून पर। Thank you so much RJ Summer and RJ RV जी। and 91.2 FM. मतलब it's my pleasure to be here with you and for this interview. मैम, हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे और आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना। जी, मेरा नाम काव्या मुखीजा है। मैं एक डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट हूँ। मैं खुद भी एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ। मुझे एक डिसेबिलिटी है जिसका नाम है आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनाइटा और मैं एक व्हीलचेयर यूजर हूँ। तो अभी मैं यूके में हूँ, जैसे कि आरजे समर ने अभी बताया, और मैं यहाँ पे अपनी सेकेंड मास्टर्स कर रही हूँ इन डिसेबिलिटी डिजाइन एंड इनोवेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। और मैं यहाँ पे एज अचीविंग स्कॉलर हूँ। मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली है यहाँ पे पढ़ने के लिए, ताकि मैं यहाँ पे पढ़ पाऊँ और फिर यहाँ की स्किल्स इंडिया में यूज कर पाऊँ। और दिल्ली में स्कूलिंग हुई थी एंड वहाँ पे जैसे कि सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस करते हैं चैलेंजेस इन एक्सेसिबिलिटी, एटीट्यूडनल डिफरेंसेस। तो वो मैंने भी एक्सपीरियंस किए। तो जो स्कूल था पहले, तो क्योंकि जिस टाइम में मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम पे ना तो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था और ना ही मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो स्कूल्स जो थे वो उस टाइम पे इतने रेडी नहीं थे कि वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को इतने रेडीली एक्सेप्ट कर पाए। तो जिस भी स्कूल में जाते थे मेरे पेरेंट्स एडमिशन के लिए, तो वो सीधा मना कर देते थे कि हमारे पास इनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है, तो हम इनको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। पर फिर जब एडमिशन मिला, एक स्कूल में मेरे को एडमिशन मिला, पर वहां पे भी ये कंडीशन थी कि मेरी मदर को फुल टाइम वहां पे स्कूल में रहना पड़ता था, बिकॉज स्कूल ने कम्प्लीटली मना कर दिया था कि हम कोई भी सपोर्ट नहीं देंगे। तो वहां से मतलब तो मेरी मदर पूरे टाइम स्कूल में रहती थी फॉर ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट दैट आई नीडेड। एंड तो मतलब वो खुद भी ऐसा कहती है कि तुम्हारे साथ मैंने। फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके स्कूल में जैसे हम क्लासेस भी ऊपर होती थी तो पेरेंट्स को गोदी में उठा के ऊपर लेके जाना पड़ता था। एंड पर फिर बार बार जैसे हम हर वेकेशन में प्रिंसिपल जो थी स्कूल की उनके साथ हम बोलते थे कि एटलीस्ट आप क्लास नीचे कर दीजिए, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि दिन में 3-4 बार ऐसे उठा के लेके जाएं। तो उसको भी 3-4 साल लगे कि उन्होंने हमारी बात समझी, कुछ करा। वो एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि स्कूल इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो जिसको होलिस्टिक एक्सपीरियंस कहते हैं एजुकेशन का, वो चीज नहीं। फिर उसके बाद जब मैं लास्ट ईयर में थी स्कूल के, तो स्कूल में एक एलिवेटर लगा, लिफ्ट लगी, और उससे फिर मतलब मेरा तो लास्ट ईयर था तो मुझे तो इतना उसको यूज करने का एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया। पर आगे जाके जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हो, नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हो, या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो, उनके लिए वो चीज काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड ऐसे ही स्कूल में भी कई जगह पे रैंप भी लगे, तो कुछ एक्सेसिबिलिटी हुई स्कूल में। फिर उसके बाद कॉलेज की बात हुई तो वो हमने कॉलेज जब मेरा स्टार्ट हुआ तो हम जयपुर शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरे फादर की वहाँ पे अच्छी जॉब प्रोस्पेक्ट्स थे। और उसके बाद मैंने वहाँ पे कॉलेज किया। कॉलेज भी मतलब इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो वहाँ पे भी हमें एडवोकेसी करनी पड़ी, क्योंकि एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आई थिंक हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। कहीं पे भी जाएं तो हमें खुद के लिए एडवोकेसी करनी पड़ती है। तो वहाँ पे भी हमने एडवोकेसी करी। वहाँ पे रैंप जो थे वो प्रॉपर नहीं बिल्ट थे, तो उनको फिर हमने प्रिंसिपल को बोला कि
इनका जो रेशियो है वो प्रॉपर नहीं है, बहुत स्टीप है एंड ये किसी के लिए भी रिस्की हो सकता है क्योंकि वो सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ही नहीं, रेगुलर नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी यूज कर रहे हैं, टीचर्स भी यूज कर रहे हैं, प्रोफेसर्स भी यूज कर रहे हैं। तो को ये बात समझ में आई, उन्होंने उसी दिन उसको तुड़वा के वापस बनवाना शुरू कर दिया। जी वैसे ही वहाँ पे लाइब्रेरी में भी रैंप नहीं थे, जी तो उसको भी वहाँ पे भी हमने बोला कि यहाँ पे लाइब्रेरी तो एक मेन पार्ट है यूनिवर्सिटी का फॉर स्टूडेंट्स के लिए, जी वहाँ पे ही अगर रैंप नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा। तो वहाँ पे भी उन्होंने प्रॉपर तो नहीं पर हाँ उन्होंने वुडन रैंप लगाने की कोशिश करी, तो उससे वो एक्सेसिबल हुआ था। एंड ऐसे ही करके हम कहीं बाहर जाते थे तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे रैंप्स नहीं होते थे, तो उनको पर्सनली बोल के वहाँ के मैनेजर से मिलके पर्सनली बात करके कि दिस इज नॉट एक्सेसिबल, अगर आप यहाँ पे रैंप बनाएंगे तो सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन ही नहीं, किसी को भी, लाइक कोई ओल्ड एज है, कोई अपने बच्चे को प्रैम में लेके आ रहा है, तो सबके लिए ही वो एक्सेसिबल बन रहा है। जी तो कई जगहों पे उनको ये चीज रियलाइज हुई कि हाँ हम और इंक्लूसिव हो सकते हैं अगर हम एक एक्सेसिबल रैंप बनाए, तो उन्होंने वो वहाँ पे बनाए भी। जी फिर उसके बाद मेरे कॉलेज खत्म होने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंटेंट राइटर एंड मैं कंटेंट लिखती थी वेबसाइट्स वगैरह के लिए। मैंने न्यूज़पेपर में ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया में भी लिखना स्टार्ट किया एंड उसके बाद आई वाज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द फेलोज with the National Center for Promotion of Employment of Disabled People. तो उनका 3 साल का फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसको NCPDP जावेदा बीडी फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी बोला जाता है। उसके तहत मैंने एक्सेसिबल टूरिज्म पे काम किया जयपुर के अंदर। तो वहाँ पे हम जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको विजिट करते थे एज एडवोकेट्स एंड इट वाज अ रिसर्च बेस्ड पॉलिसी एडवोकेसी। तो वहाँ पे विजिट करके वहाँ को उनको देखना कि वहाँ पे क्या क्या एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं, क्या क्या नहीं है और क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जा सकती हैं। एंड क्योंकि जैसे इंडिया में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है विच इज जो पूरी कंट्री में लागू होता है, इसी के साथ साथ हर स्टेट ने अपने बिल्डिंग बायलॉज बनाए हुए हैं जो कि डिफरेंट। तो हमने उनको बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से असेस किया क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज में सब कुछ दिया हुआ है कि रैंप होना चाहिए, पार्किंग स्पेसेस होने चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर होना चाहिए, टेक्टाइल पाथवे होना चाहिए, मतलब जितने भी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं वो सब हर पब्लिक स्पेस में होने चाहिए, पर वो ऑन ग्राउंड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक पॉलिसी बेस्ड रिसर्च करी थी फॉर विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड बिजनेस ओनर्स इन जयपुर। एंड उसमें ये मतलब रिसर्च की फाइंडिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग थी कि हमने बहुत सारे फैक्टर्स को चूज किया था, सिलेक्ट किया था, सिर्फ एक्सेसिबिलिटी फैक्टर्स ही नहीं कि उनको फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है, उनका खुद का घर एक्सेसिबल है या नहीं, क्योंकि ये सब फैक्टर्स भी क्रिटिकल हो जाते हैं। लाइक अगर आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है तो आप मतलब आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि आप आगे बढ़ के कुछ कर पाए, लाइक घर से बाहर निकल पाए, घूम पाए, जो भी आपको एक्सपीरियंस करना है वो एक्सपीरियंस कर पाए। और जैसे और अगर खुद के घर की बात करी जाए, अगर खुद का घर ही एक्सेसिबल नहीं है, अगर वो खुद ही एक पर्सन विद डिसेबिलिटी 3rd या 4th फ्लोर पे रह रहा है और उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बाहर निकल के घूम पाए, तो वो एक्सपीरियंसेस वो फिर नहीं कर पाते हैं। तो रिसर्च में ऐसी चीजें निकल के आई थी कि ऑलमोस्ट 10% लोग जो थे वो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं थे, और कई बहुत अच्छी परसेंटेज थी लोगों की जिनके खुद के घर एक्सेसिबल नहीं थे। और मतलब और ऑल्दो ये रिसर्च टूरिज्म पे थी, पर टूरिज्म में ज्यादा नहीं निकल के आ पाया क्योंकि उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते अभी हम
टूरिज्म को, जी हाँ। क्योंकि हम एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्हीं चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि टूरिज्म, लेजर, एंटरटेनमेंट इनको पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एज़ इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है, जबकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर एक नॉन डिसेबल्ड पर्सन थिएटर में जाके फ़िल्म देख रहा है, जी तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी क्यों नहीं जा सकता? उसको क्यों इतना सोचना पड़ता है कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, ऑडियो डिस्क्रिप्शन होगा या नहीं होगा, कैप्शंस होंगे या नहीं होंगे? इतनी रिसर्च क्यों करनी पड़ रही है? तो ये जो रिसर्च है फिर ये पब्लिश हुई एनसीपीडीपी की वेबसाइट पे, और मैं आपके साथ भी लिंक शेयर करूँगी जी ताकि आप प्लेटफ़ॉर्म पे डाल पाएँ और इसको बाकी लोग भी पढ़ पाएँ। जी और फिर हमने पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी शेयर करे थे डिसेबिलिटी कमिश्नर जो है राजस्थान के, उनके साथ। जी पर उसके ऊपर लाइक पॉलिसी चेंज काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है उसको करने के लिए। तो हमने सबमिट तो कर दिए थे पर अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें एक ये भी एक चैलेंज है जो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी निकल के आया कि डिसेबिलिटी कमिश्नर्स के पास मैम एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि मैंने पढ़ा था आपके प्रोफाइल के अंदर, मैंने देखा आप एक एग्ज़ाम के टाइम पे एक इश्यू क्रिएट हुआ, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे आप, वो क्या था जी, मैम? वो अभी पिछले साल जून की बात है वो। जी अ, जब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, हाँ तो मैंने भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था एंड मतलब फॉर्म में सब कुछ हमने लिखा था, डिसेबिलिटी है, जी किस टाइप की डिसेबिलिटी है और स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी उसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं डिसेबिलिटी के, वो हमने प्रॉपर्ली आंसर किए थे। जी और उसमें एड्रेस पे लिखा था कि मैं किस दिल्ली के पार्ट में लोकेटेड हूँ। और उसके बाद जब मेरा एडमिट कार्ड आया, पहले तो एडमिट कार्ड सिर्फ एग्जाम से 2-3 दिन पहले आता है, जी और जब एडमिट कार्ड आया तो वो रोहिणी में था, मतलब, और मैं लाजपत नगर में रहती हूँ, इसका डिस्टेंस लाइक 2 कोने में है दिल्ली के ये। जी तो उस टाइम हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि हम कुछ चेंज करवा पाए, और जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम है तो कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी नहीं होता है कि किसी को हम रीच आउट कर पाए और इस चीज के बारे में बात कर पाए। तो हम एग्जाम सेंटर में गए एंड उसकी हालत बहुत खराब थी। पहले तो बाहर की जो सड़क थी वो बिल्कुल टूटी हुई थी, जी तो वहां पे कार पार्क करने की जगह नहीं थी, और स्कूल एकदम पब्लिक स्कूल था और एकदम ऐसी लोकेलिटी में था कि वहां पे व्हीलचेयर चल ही नहीं सकती, सड़क टूटी हुई है। और गार्ड को जब हमने बोला कि हमें व्हीलचेयर अंदर कार अंदर पार्क करने दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया पहले तो, क्योंकि उनको बिल्कुल भी सेंसिटाइजेशन नहीं थी। ओके फिर उनको बहुत समझाने के बाद कि यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, व्हीलचेयर चलने का सवाल ही नहीं है, और वहां पे रैंप नहीं था, तो एक स्टेप था क्लास के अंदर जाने के लिए, जी और वहां पे उन्होंने सीमेंटेड रैंप बनाया हुआ था, वो भी एकदम स्टीप ओके रफ था, तो उसपे व्हीलचेयर नहीं चल रही थी, तो 4 लोगों को व्हीलचेयर पुश करनी पड़ी, और मेरी मदर भी मेरे साथ थी। जी उनको मिला के 4 लोगों ने व्हीलचेयर पुश करी और फिर अंदर लेके गए। और जो क्लासरूम का जो अरेंजमेंट था वो भी एक्सेसिबल नहीं था, सीट एक्सेसिबल नहीं थी। जैसे आपको पता हो कि बेंच और टेबल जॉइंट होते हैं कभी-कभी, जी हाँ वो जॉइंट रहते हैं। जिससे वो अलग नहीं हो पाते, तो एज अ व्हीलचेयर यूजर मैं उसको यूज नहीं कर पाई। तो वहां पे फिर जो इन्विजिलेटर थी, तो उनको हमने बोला कि ये एक्सेसिबल नहीं है, इस पे लिख के कैसे एग्जाम दूंगी मैं। तो उन्होंने फिर दूसरी टेबल मंगवाई, उस पे लिख के एग्जाम दिया, पर वो भी एक व्हीलचेयर के हिसाब से नहीं थी, उसकी जो रेगुलर टीचर्स टेबल होती है वो वैसी ही थी, तो थोड़ी ऊंची थी। ओके एंड तो अब उसके बाद एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेरी मदर एज अ केयर गिवर थी मेरे साथ में वहां पे, एंड वहां पे जो स्टाफ थे, इन्विजिलेटर्स एंड बाकी स्टाफ, वो बहुत रूडली बात कर रहे थे। उनको मैंने बोला कि आई नीड माई मदर
outside the classroom with me. कभी कुछ इमरजेंसी हो, वॉशरूम जाना हो, कुछ भी हो, तो एटलीस्ट वो होनी चाहिए। और मेरे पास उस टाइम क्योंकि एग्जाम था तो फोन वगैरह भी नहीं था, मैं कैसे उनको बुला पाऊंगी। जी तो उसके लिए भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। एंड उनको क्लास के बाहर तो बहुत दूसरी बात है, उनको स्कूल के बाहर बोला कि आप स्कूल के बाहर वेट करिए। और जून का टाइम है, गर्मी है, 45-48 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, जी और उसमें आप कह रहे हो कि आप बाहर वेट करिए, तो एकदम इनह्यूमन ट्रीटमेंट था ये। जी और स्कूल एक्सेसिबल नहीं था, वॉशरूम भी एक्सेसिबल नहीं था। तो उन्होंने किस बेसिस पे वो सेंटर दिया, वो चीज मुझे समझ नहीं आई। इतना सब लिखने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में कि डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और वहां पे कैंपस में कोई व्हीलचेयर भी अवेलेबल नहीं थी, जी क्योंकि वहां पे एक और कैंडिडेट जिनको भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी, उनको क्रॉल करके क्लास के अंदर आना पड़ रहा था। तो और वो बहुत दूर से आए थे, मतलब एक सेंट्रल एग्जाम, नेशनल एग्जाम हो रहा है और उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। जी तो मैंने ये सब ट्विटर पे लिखा था, और फिर ट्विटर में पोस्ट वायरल, एंड बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने रीच आउट किया, इंटरव्यूज वगैरह लिए, और फिर मैंने भी चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के साथ भी कंप्लेंट डाली। उन्होंने स्कूल को और यूजीसी नेट को नोटिस भेजे कि उनको आई थिंक 1 मंथ के अंदर उनको रिवर्ट करना है, बट अगेन नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार। जी काफी मतलब वो है कि दुखद है ये तो कि एक एग्जाम के लिए इतना प्रॉब्लम अपने आपको फेस करना पड़ा यहाँ पर। जी जी तो मैम एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, तो आप इस समय लंदन में, तो इंडिया की एक्सेसिबिलिटी और लंदन की एक्सेसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? तो बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। जी यहाँ पे कहीं भी मतलब मतलब मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि मैं कहीं भी गई हूँ तो मैं अपनी व्हीलचेयर पे गई हूँ, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। और इंडिया में हम कहीं भी जाते थे तो हम अपनी पर्सनल कार यूज करते थे, जी क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं है, रोड्स एक्सेसिबल नहीं है, बस स्टॉप्स एक्सेसिबल नहीं है, रेलवे एक्सेसिबल नहीं है। बट यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, लाइक फुटपाथ एक्सेसिबल है, बस के अंदर रैंप है, बस के अंदर प्रॉपर स्पेस है व्हीलचेयर के लिए, ट्रेन के अंदर प्रॉपर स्पेस है व्हीलचेयर के लिए। और लंदन आपको पता होगा, जैसे लंदन का जो ट्यूब सिस्टम है वो काफी पुराना है, लाइक इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पे काफी सारे स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाया, सबको नहीं बनाया हुआ, क्योंकि पुराना है तो उनको आर्किटेक्चरल चैलेंजेस भी आते हैं, तो इन्होंने मैक्सिमम जितना हो सके उसको एक्सेसिबल बनाया हुआ है। एंड ट्रांसपोर्ट ही नहीं, यहाँ पे ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, लाइक जिसको कहते हैं हम कि एक्सेसिबिलिटी को सीरियसली लिया जाता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग यहाँ पे लोग सेंसिटाइज्ड हैं। आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपको लोग घूर के देखेंगे नहीं कि ये कौन आ गया, ये कहाँ से आ गए। जी तो आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए होगा तो यू कैन रीच आउट, और लोग आपकी मदद करेंगे। तो वो लेवल ऑफ सेंसिटाइजेशन यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं, पब्लिक में भी है, लाइक पीपल इन जनरल नो अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जी मैम, मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहा था, तो उसमें आपको 2 अवार्ड आपने इसमें लिखे हुए हैं बायो में। तो एक है रेयर स्टार अवार्ड, एक डियाना अवार्ड। जी जी तो मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा मैम थोड़ा सा। जी तो ये जो 2 अवार्ड्स हैं, ये रेयर स्टार अवार्ड मुझे इन द कैटेगरी ऑफ रोल मॉडल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज मिला था, इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 30 इयर्स। एंड ये एक संस्था है बैंगलोर में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिसीजेस इंडिया, ORDI बोलते हैं। तो उन्होंने दिया था लास्ट ईयर अप्रैल में।
और जो डायना अवार्ड है वो यूके की आपने प्रिंसेस डायना के बारे में सुना होगा। जी हाँ। अच्छा, जी। तो उनकी फैमिली ने उनके नाम पे ये अवार्ड दिया है, लाइक इस्टेब्लिश किया है, and it is given to young people between the age groups of 9 to 30, 25 years, 9 to 25 years. एंड जो भी सोशल वर्क में काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल मैं भी एक रेसिपिएंट थी, लाइक नॉट इस साल, पिछले साल मैं भी एक रेसिपिएंट थी इस अवार्ड की। और जी जी मैम आपको मुबारकबाद इस चीज़ के लिए, दोनों अवार्ड्स के लिए जी, कि आपको congratulations, इंडिया मैम। में ही नहीं, आपको यूके में भी आपने अवार्ड गेन किया। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट मैम। थैंक यू सो मच। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि भाई यहाँ के और उसमें डिफरेंस है, सब तो काफ़ी डिफरेंस आपने मुझे यहाँ पर बताया इस चीज़ के अंदर। तो फिर भी जी कहना चाहिए कि है तो हमारा देश, सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है ऐसा जो आप कहते हैं कि भी वापस आके आप जैसे आपके साथ जुड़ेंगे, आप यहाँ पर आके जो वर्क करेंगे अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। जी तो मेरे हिसाब से हमें शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए। जी अगर हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी बच्चों को पढ़ाना, उनके डिसेबिलिटी के बारे में बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए, अगर हम शुरुआत में उनको सेंसिटाइज कर देंगे, उनको बता देंगे कि डिसेबिलिटी क्या होती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कैसे करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, जी तो वो शुरुआत में ही समझ जाएंगे और वो आगे चल के इग्नोरेंट नहीं होंगे, उनको समझ होगी, वो एम्पैथेटिक बनेंगे। जी तो पहले तो जनरल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक में। जी दूसरी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात करें जी तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। लाइक जो हमारा लॉ है वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हुआ हुआ है, जी बट हमारा मेजर चैलेंज कहाँ आता है कि वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है सही से। तो उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि लॉ सब कुछ कहता है, लॉ कहता है कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, लॉ कहता है कि एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेसिबल होने चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। सो हर पहलू की बात करता है, पर अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो वो हमें दिखता नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। सो दूसरी चीज है ये कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नाउ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनको भी डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए। क्योंकि डिसेबिलिटी सिर्फ ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ही अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स एवरीवन इन जनरल। और WHO का ये एस्टिमेट है कि बाय 2030 असिस्टिव एड्स यूज बढ़ जाएगा और everyone in their life will have encountered disability। सबका एक ना एक बार उनकी पूरी जिंदगी में डिसेबिलिटी के साथ एक्सपीरियंस होगा, जी चाहे वो टेम्पररी हो, एज रिलेटेड हो, परमानेंट हो। ओके मैम, ये तो बात होगी आपकी एक्सेसिबिलिटी और उसके लिए जो आप वर्क कर रहे हैं, और आप ये तो कंफर्म है कि आप सेकंड मास्टर्स यूके से करने का, यानी पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट है। अपार्ट ऑफ दिस आपकी हॉबीज क्या है मैम? मेरी हॉबीज, मेरे को ट्रैवल करना अच्छा लगता है, लाइक नई जगहें देखना, हाँ मैम जी वहाँ के बारे में जानना, जी वहाँ का खाना टेस्ट करना, वहाँ के लोगों से मिलना, जी ये चीज अच्छी लगती है। और जैसे आप आई एम श्योर आपने मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी है जी, इंस्टाग्राम पे, तो आपने देखा होगा कि मैं मीम्स भी बनाती हूँ, तो हाँ, मुझे लोग खूब कंटेंट हंसाते बनाना, हैं। मीम्स जी, बनाना, जी 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 वो भी अच्छा लगता है। जी और पास टाइम में राइटिंग, लाइक कंटेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, जी ये भी अच्छा लगता है। और मैं कभी कभी कैलीग्राफी भी करती हूँ, सो लेटरिंग, कैलीग्राफी, आर्ट में भी इंटरेस्ट है। बहुत बहुत बढ़िया है। तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब
इंटरेस्टिंग है आपके हॉबीज भी। आपकी हॉबीज वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी बोर नहीं होगा। तो मैम, हमारा कोई ना कोई आइडल ज़रूर होता है, आदर्श ज़रूर होता है। तो मैम, आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किससे मिलता है? गुड क्वेश्चन। जी। सो सबसे ज्यादा मोटिवेशन आई थिंक मेरी मदर से मिलता है, क्योंकि लाइक ये मैंने नहीं बोला बट अभी तक तो सबसे पहले जब मेरी एजुकेशन की बात हो रही थी जी। कि मुझे भी लाइक, और उस टाइम पे मेन स्ट्रीम एजुकेशन इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था। हम स्पेशल स्कूल्स पे ज्यादा फोकस करते थे, होम बेस्ड एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, और इंक्लूसिव एजुकेशन इतना ज्यादा बात ही नहीं होती थी। तो पर मेरी मदर का ये मानना था कि अगर एडुकेट करना है लाइक, तो पहले तो एजुकेशन मिलनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, डिसेबिलिटी पे बेस नहीं होनी चाहिए कि अगर डिसेबल्ड है तो एडुकेट नहीं करेंगे। जी। तो उनका ये मानना था कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन किसी स्पेशल स्कूल में नहीं, एजुकेशन मेन स्ट्रीम स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको आपको वर्ल्ड में जाके, आपको सोसाइटी में जाके रहना है, बात करनी है, काम करना है, खाना पीना कमाना है। तो वो चीज आप एक शेल्टर्ड एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते। जी। तो जब मेरे एडमिशन की बात हो रही थी तो मेरे ग्रैंडफादर ने ये बोला था कि इसको पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, ये क्या करेगी पढ़ के। बट इट वॉज माई मदर हु टुक अ स्टैंड, एंड उन्होंने कहा था कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और मतलब सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूंगी। जी। और अभी भी यूके में भी मेरी मदर मेरे साथ है, क्योंकि मुझे केयर गिवर चाहिए होता है, केयर गिविंग सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी शी इज हियर विद मी, एंड किसी भी चीज में लाइक जो भी मुझे करना है उसमें मेरी मदर कहती है कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ करूंगी। तो उनका सपोर्ट अभी तक हर चीज, मतलब हर चीज में रहा है। जी। वाकई मैम, कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है। तो सलाम है जी। मैम आपकी जो जी, मम्मी है बिल्कुल, उनको भी, उनको और सैल्यूट करते हैं जो कि आपको इतना सपोर्ट करती हैं। और जैसे आपने कभी पहले कहा था भी कि 12 साल से वो भी आपके साथ स्कूल में पढ़ रही हैं। तो बाकी सलाम है मैम। जी, वो भी यहीं पे ही है, वो हमारी कॉन्वर्सेशन सुन रही है, यहीं पे ही है। अच्छा। जी। सो मैम, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं अभी क्या है मैम? यहाँ पर आप जब आप यूके से आओगे, अभी तो आपने बताया एक्सेसिबिलिटी पे ही ध्यान देना है, और इसके अलावा मैम आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? सो फ्यूचर प्लान मेरा यही मेजरली यही है कि मैं इंडिया वापस आके, पहले भी मैं काम कर रही थी एज अ डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट, तो उसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, और आई एम होपिंग कि इस बार ज्यादा अच्छे से मैं कर पाऊंगी, क्योंकि बेटर स्किल्स, बेटर नॉलेज होगी मेरे पास। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद मैं पीएचडी भी परस्यू करना चाहूंगी जी। इन डिसेबिलिटी, वो भी एक मेरा गोल है। सो लेट्स सी कैसे चीजें प्लान आउट होती हैं। ओके। जी, तो मैम आपको बेस्ट ऑफ लक पहले तो आपके फ्यूचर के लिए। तो मैम थैंक यू। आपके भविष्य के लिए, मतलब जो आप करने जा रहे हैं या पीएचडी जो आप करें, उसी के लिए हमारी शुभकामना है 91.2 एनएवएच हेलोजोन की ओर से। और जो आप दिव्यांग जनों के लिए कर रहे हो वाकई बहुत अच्छा काबिल काम है। तारीफ है वो तो जी। उस चीज के। थैंक यू सो दिव्यांगजन मच। के लिए जब तक एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तब तक मुश्किल होता है बहुत चीज़ें करना। एक्सेसिबल होना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर हम एक्सेसिबिलिटी की, अगर एक्सेसिबल नहीं है तो हम इंक्लूजन की बात ही नहीं कर सकते हैं। जी। जब तक एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो इंक्लूजन हो ही नहीं सकता है। तो कई बार मैम ऐसा होता है कि बहुत सारे जो दिव्यांगजन हैं वो जैसे सोचते हैं ना कि यार एक्सेसिबल तो कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप उनके लिए जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे मैम? मैं मैसेज ये देना चाहूंगी कि बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, मैं कंप्लीटली ये बात
समझती हूँ। हुँ, पर हम लाइक हमें ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहुत लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है। जी, कि लाइक अम, जयपुर में हमारे पड़ोसी हैं और हम लाइक हमारी ऐसी बात हो रही थी एंड उनको लाइक ये भी नहीं पता था कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, जी, व्हिच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। तो लोगों को नहीं पता है डिसेबिलिटी के बारे में इन जनरल। हुँ, तो एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हमें ये चीज कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हमसे हो पाए हम अवेयरनेस स्प्रेड करें, जी, लोगों को बताएं एंड इन अ पॉजिटिव वे। उनको ये नीचा दिखाते हुए नहीं कि आपको ये भी नहीं पता, हुँ, बट इन अ वे टू एडुकेट देम कि उनको ये चीज पता चले और वो और जागरूक हों। हुँ, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एट अ पॉइंट ऑफ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज बहुत मुश्किल हो जाती है, लाइक डिप्रेसिंग हो जाता है कि हमें ही क्यों करना है ये सब, हुँ, मतलब और कितना लड़े हम इस जी, बेसिक चीज के लिए। हुँ, बट और एंड आई थिंक इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टेक अ ब्रेक समटाइम्स। हमेशा एडवोकेसी करने की जरूरत नहीं है, हमें भी ब्रेक की जरूरत होती है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ें। जी, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, दैट इज अ रियलिटी, बट एक्सेसिबिलिटी अब हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नवंबर वाली जजमेंट में। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए जब भी हमें बैरियर्स फेस करने होते हैं हम ये चीज याद रखें कि इट इज आवर राइट एंड हमें कोई इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता है। जी, तो अगर हम ये चीज याद रहेगी तो आई थिंक उससे लड़ने की मोटिवेशन खुद ही आ जाती है फिर। जी। वाक़ई मैम लोगों का अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी अच्छे से काम हो पाएगा। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम मैं आपका बिल्कुल। बहुत-बहुत थैंक्स करता हूँ दिल से, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी और वाक़ई जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो भी आपके जो बातें हैं, जो आपने जो अपनी लाइफ़ मैसेज में कन्वे किया स्ट्रगल आपने। किया है, जो आपने मैसेज दिया है, वाक़ई वो उसको सुन के मोटिवेट हो रहे होंगे और काफ़ी लोग आपकी बातों से मोटिवेट होंगे और मैं भी आपकी बातों से आज बहुत मोटिवेट हुआ। मैंने एक चीज़ सीखी है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी है और अपने हक के लिए जी लड़ना है। लड़ता रहना है। जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि हम नहीं लड़ेंगे तो कोई हमारे लिए आके नहीं लड़ेगा। जी, अपनी जी, आवाज़ तो अपने आप उठानी होगी हमें, बिना आवाज़ उठाए तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। जी। जी, यहाँ पर दुनिया में आया तो माँगना पड़ता है, घर बैठे कोई चीज़ नहीं आती है। तो थैंक यू सो मच मैम एंड जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, दोस्त हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, ऐसे ही स्पेशल अचीवर से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अभी आप सभी से मैं आरजे आरवी और मैं आरजे समर, इजाज़त चाहेंगे और सुनते रहिए 91.2 NIVH NAVH हेलो हेलो दून। दूँ।